वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक ऐसा इवेंट जहां ढेरों अनजान लोग एंजॉय करने आते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें वहां पर कुछ गड़बड़ होने लगती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि सभी लोग बिना जाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी बहुत बड़ी कारण की वजह से उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। अब एक एक करके सभी को उनकी गलतियां याद आ रही थी जिनकी सजा उनको नहीं मिली थी कभी। लेकिन वो लोग कौन है जिसने ये प्लान किया था और वो चाहता क्या था, इनसे यही आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं जिसका नाम है वीराजी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आधी रात में किसी की चिता को जला रहा होता है। तभी वहां पर खड़ा एक पंडित उन अस्थियों को एक मटके में भरकर उस आदमी को दे देता है। इसके बाद तो वो आदमी उन अस्थियों को लेकर वहां से चुपचाप से चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो उन अस्थियों को जमीन पर रख देता है और वहीं पर बैठ के जोरों से रोने लग जाता है। दोस्तों, ये आदमी कौन है और वह किसकी चिता जला रहा होता है, ये हमें जल्द ही पता चलने वाला है। बस आप रुकिए। इसके बाद हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमको नी के कुछ कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। इससे सबसे पहले प्रभाकर नाम के एक सब इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है। तभी कांस्टेबल उसके पास एक कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर आता है क्योंकि उसके पास से ड्रग्स के पैकेट मिले होते हैं। प्रभाकर कांस्टेबल को उसको जेल में बंद करने के लिए कह देता है। उसी समय प्रभाकर को उसके ही एक सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे एक बिल्डिंग में आने के लिए कह देता है। अब हम राजू नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक कपल की फोटो क्लिक कर रहा होता है और उसे सब प्यार से कॉन्सेप्ट राजू भी बुलाते हैं। ये अपनी फोटोग्राफी और वेडिंग शॉट्स के लिए काफी फेमस होता है। इसके बाद हम वेदा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन होती है, इसलिए वो जो भी कुछ जोक्स लिखती है ना, सबसे पहले वो अपने पति को सुनाती है। उसे ना चाहते हुए भी कई बार वेदा के उन फनी जोक्स को सुनना पड़ता है क्योंकि वाइफ के आगे तो किसकी चलती नहीं है यार। आगे वेदा अच्छी तरह तैयार होकर घर से एक इवेंट में जा रही होती है जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला इन्हें वहां पर लेने के लिए कार भेजता है और उस कार में हम सब कुछ और लोगों को भी बैठा हुआ देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रहे होते हैं। जिसके बाद ये सभी साथ में उस इवेंट वाली जगह पर जाते हैं एंड वहां पहुंचते ही उनको काफी रात भी हो जाती है। फाइनली बड़े लंबे सफर के बाद वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ उतरते अशोक नाम का एक आदमी जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो इन सभी को वेलकम करते हुए उन्हें बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। अंदर दोस्तों राम कृष्ण नाम का एक स्वामी होते हैं, उन्हें भी इस इवेंट में बुलाया गया था। अब स्वामी को देखते ही वहां पर पोडोमो उनके पास जाकर पैर पकड़ लेता है। फिर उन्हें बताता है कि कैसे उसकी हर मूवी एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है और उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद स्वामी उसे अपने आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी सारी मूवीज हिट होंगी। वहीं सुधा नाम की एक औरत को अशोक से कहने लगती है कि मैं इस इवेंट में नहीं आई हूँ, यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। बस अशोक कहता है कि हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, आप बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। दोस्तों, इसी बिल्डिंग में हम सब इंस्पेक्टर प्रभाकर को भी देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग की तलाशी ले रहा होता है। अब ये ढूंढ क्या रहा होता है ये सब आपको पता चल जाएगा क्योंकि सभी बिल्डिंग के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और वहां पर की पेंटिंग्स को अच्छे से निहार रहे होते हैं जहाँ इस जगह की हालत को देखकर इन्हें लग ही नहीं रहा होता है कि यहाँ पर कोई इवेंट होगा क्योंकि ये बिल्डिंग देखने में कई सालों से बंद लग रही थी। उसी बीच एक कपल जिनका नाम रामन और कीर्ति होता है वो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आए होते हैं और असल में उन्हें इस बिल्डिंग को होटल बताते हुए ये फोन किया गया था कि अगर आप यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आएंगे तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद उनको पता चलता है कि उनसे किसी ने झूठ कहा गया था क्योंकि ये बिल्डिंग देखने में कहीं से भी होटल नहीं लग रही थी। जब वो यहाँ पर आ ही गए तो अब बाकी सभी लोगों के साथ इवेंट में शामिल हो जाते हैं, पर किस आदमी ने उन्हें झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया गया था ये आगे हमें पता चलेगा। खैर दोस्तों, अशोक इन सभी को एक बड़े से हॉल में बिठा लेता है और वहां पर रखे हुए चेयर पर बैठने के लिए कह देता है जिनके साथ सब इंस्पेक्टर प्रभाकर भी इस इवेंट में होता है। इसके बाद अशोक वहां पर रखे हुए एक पेपर को हाथ में लेकर पढ़ने लग जाता है और एक एक करके कुछ रैंडम लोगों के नाम लेते हुए उन सभी से कहता है कि नामों को सुनने के बाद आप सभी को कुछ याद आ रहा है और जो आपको याद आ रहे हैं, मतलब जो लोग आपको याद आ रहे हैं वह आपकी वजह से मारे गए। दोस्तों, ये सुनने के बाद सभी शौक के मारे अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ सबसे पहले वो प्रोड्यूसर को नाम को बताता है कि तुम्हारे पास भारवी नाम की एक लड़की आई थी जिसको मूवी में काम देने के नाम पर तुमने उसके साथ बहुत गलत काम किया था, उसको मार दिया था। फिर स्टूडेंट ऑफ कॉमेडियन वेदा जो कि प्रोडक्शन के नाम पर सेल्वी नाम की एक लड़की की मौत के कारण बनी। नेक्स्ट है काजू कांस्टेंट राजू जिसकी छुट्टी गवाही की वजह से संध्या नाम की एक लड़की मारी गई थी। अगला सब इंस्पेक्टर प्रभाकर से कहा जाता है कि तुमने सागर नाम के लड़के को मार कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर एक्सीडेंट के नाम पर केस क्लोज कर दिया था और रामाकृष्ण स्वामी
तुमने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद फेमस सर्जन डॉक्टर सुधा ने पैसे टाइम पर ना मिलने से सीता नाम की लड़की का ऑपरेशन नहीं किया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। लास्ट रामना और कीर्ति, तुम दोनों दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की टक्कर लगने से एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी। फिर भी तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर क्या हुआ, सीधा गाड़ी लेकर निकल गए थे। अशोक इतना पढ़ने के बाद आगे पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अब उसके बारे में भी उस पेपर में लिखा हुआ होता है। तो स्वामी रामाकृष्ण आगे का पढ़ने का लग जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अशोक, तुमने होटल में कैमरा छुपा के लड़कियों की वीडियो बनाई थी और उनको ब्लैकमेल किया था और इस तरह से उनकी जिंदगियों से खेला था। और इस तरह तुम उसमें लिखा होता है कि तुम सभी ने किसी न किसी को मारकर उनकी जिंदगी खराब की है और खुद खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हो, और पर इस सजा तुमको जरूर मिलेगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात है। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। एंड ये सब सुनने के बाद प्रोड्यूसर का अशोक पर काफी गुस्सा आता है कि तभी वहां पर उसको मारते हुए कहता है कि तुमने ही हम सबको यहाँ पर बुलाया और हमारे साथ ये नाटक कर रहे हो। अशोक कहता है कि सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे एक हफ्ते पहले मेल आया था कि मैं आप सभी को यहाँ पर बुलाऊं और बिल्डिंग में कैबिनेट रखा होगा, उसमें ठीक 8 बजे खोलकर पढ़ो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। आगे डॉक्टर सुधा इन सभी से कहते कि असल में ये इवेंट होली है ही नहीं, ये मेंटल असाइनमेंट है जो कि 1970 में बनाया गया था और ये मेंटल असाइनमेंट पागल लोगों के लिए बनाया गया था। उन्हें यहाँ पर रखा करते थे। उसी दौरान पेशेंट की काउंसलिंग के लिए एक रशियन डॉक्टर को यहाँ पर लाया गया था। उस डॉक्टर को लगा कि ये पेशेंट पागल नहीं है, उन्हें किसी आत्मा ने पेशेंट किया था, इसलिए उसे सभी पेशेंट पर एक एक्सट्रीम टॉर्चर मेथड यूज करना पड़ा था, जिसमें सभी पेशेंट एक एक करके मौत के घाट उतरने लगे थे। और जब ये बात बाहर पता चली तो इस मेंटल असाइनमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। सुधा आगे कहते कि जब मैं एमबीबीएस कर रही थी उसी समय मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि इसी हॉस्पिटल में आज खड़ी हूँ। और दोस्तों, अब इस जगह के बारे में जानने के बाद सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। उसी वक्त ऐसे प्रभाकर सभी से कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ चलना चाहेगा तो चलो, वरना मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ। पर जिस पर राजू और प्रोड्यूसर उसके साथ जाने लगते हैं। पर हैरानी की बात तब होती है कि जब बाहर उन्हें एक भी कार नहीं दिखाई देती, जिससे लोग काफी शौक हो जाते हैं कि कहाँ गई हमारी कार। फिर भी लोग चल जाने का फैसला कर लेते हैं। अब ये तीनों एक साथ जा ही रहे होते हैं कि तभी प्रोड्यूसर को टॉयलेट आती है। वो दोनों से कहता है कि आप लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर कहीं रह गया है, वो इन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, इस पर प्रभाकर और राजू उनको ढूंढने के लिए वापस पीछे जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और जैसे ही वो उस खून को फॉलो करते हुए जाते हैं तो झाड़ी में उन्हें प्रोड्यूसर को जम की लाश दिखाई देती है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको रोड से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसी वक्त उनके पास एक कार गुजरती है। तभी डर के मारे राजू और प्रभाकर झाड़ियों में कूद जाते हैं, जिससे उनको चोट लग जाती है और ये दोनों वहीं पर बेहोश हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंडी नाम का एक लड़का इस पुरानी बिल्डिंग में आता है, जो कि थोड़ा लेट हो गया था इवेंट में आने से। और साथ ही दोस्तों, उसे जो थोड़ी देर पहले कार गुजरी थी वह एंडी ही चला रहा था। अब आते ही एंडी अशोक से सीधा ड्रग्स मांगने लगता है, लेकिन अशोक उसको वह पेपर ले आकर दे देता है जिसमें वह सारी चीज लिखी थी, जिसमें एंडी के बारे में लिखा होता है कि उसने अपने दोस्त का मर्डर किया है। और ये पढ़ने के बाद वह काफी शौक। दूसरी तरफ ऐसा ही प्रभाकर को जैसे ही होश आता है वह देखते हैं कि राजू कहीं दिख नहीं रहा है, जिस पर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको एक जगह राजू की लाश दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नोकीली चीज से उसको मारकर बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया था। इसके बाद प्रभाकर वापस भागते हुए उसी बिल्डिंग में चला जाता है और हाँफते हुए सभी से कहता है कि प्रोड्यूसर राजू की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जरूर कोई तो यहाँ पर है और जो साथ में है वहां से निकलने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वो बिल्डिंग से निकलते हैं ना, तो उन्हें वहां पर इवेंट मैनेजर अशोक की लाश दिखाई देती है, जिससे डर कर सभी अंदर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या करें। वहीं दूसरी ओर एंडी और इन सभी चीजों को बड़ी लाइटली लेते हुए वहीं टेबल पर रखे हुए वाइन को पीता है कि तभी वहां पर रामना और कीर्ति से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए। रामना उसे बताता है कि कैसे हनीमून ऑफर के चक्कर में हम यहाँ पर फंस गए। अब एनिटी वहां पर खड़ी सुधा को ड्रग्स का इंजेक्शन देते हुए कहता है कि आप ड्रग्स वाला इंजेक्शन मुझे दे सकती हो। इसी वक्त दोस्तों, स्वामी जी ये देखकर गुस्से में उस इंजेक्शन को दूर फेंक देते हैं। और फिर क्या था, एंडी स्वामी जी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप जानते हो कि वो कितना कॉस्टली था, इतना मुश्किल से खरीदा था मैंने। उसके बाद एंडी एक ओजा बोर्ड बनाने लगता है स्प्रिंग गेम खेलने के लिए। सभी से कहता है कि इसकी मदद से सभी लोग जो मरे हैं ना, उनकी आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछताछ करेंगे। स्वामी को लगता है कि ये क्या कर रहा है एंड वो उसकी बेवकूफी को देखकर वहां से बाहर चले जाते हैं। पर इनका पीछा करते हुए वेदा भी उनके पीछे जाती है और कहती है कि मुझे इन सभी मर्डर के पीछे एंडी का हाथ ही लग रहा है। लेकिन स्वामी उसे कहता है कि नहीं, वो एक पागल लड़का है, वो कैसे ये सब कुछ कर सकता है। वैसे भी जब अशोक की मौत हुई थी तो वह हमारे साथ ही था। तभी अचानक से स्वामी के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसी जगह पर खड़े होकर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वेदा तभी जोरों से चिल्लाती है
है, जिससे सभी वहां पर आ जाते हैं और स्वामी की लाश देखकर सभी के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि सांप के काटने की वजह से उनकी जान चली गई थी। तभी दोस्तों हम सुधा को देखते हैं, वह कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है, लेकिन एंडी अभी भी अपनी जगह से उठा नहीं होता। वो उसी जगह पर बैठे बैठे सभी से कहता है कि मैं अब भी स्वामी की आत्मा को बुलाने वाला हूँ, क्योंकि ताजा ताजा उनकी मौत हुई है तो वो यहीं पर घूम रहे होंगे। और ये फालतू की बात सुनकर ऐसा ही प्रभाकर काफी गुस्से में आ जाता है। तभी वो गुस्से में वहां पर रखी हुई बोतल उठाकर एंडी के सर पर मार देता है। फिर दोस्तों एंडी इस पर कुछ रेक नहीं करता, क्योंकि सभी कहने लगता है कि मैंने गलत क्या किया है, ये बताओ। मैं आप सबकी मदद करना चाह रहा हूँ था। जिसके बाद किसी भी तरह से दोस्तों माहौल को शांत किया जाता है। वे तो सभी को बताती कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे मेल आया था कि मुझे एक इवेंट में परफॉर्म करना है। साथ ही उसमें ये लिखा होता था कि अपनी कार भेजेंगे मुझे लेने के लिए। फिर सुधा बताती कि मुझे कहा गया था कि मिनिस्टर की बीवी को भी कुछ हेल्थ इश्यूज है और वो मेरे लिए गाड़ी भेजेंगे। जिसके बाद प्रभाकर बताते हैं मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस जगह पर मैं कुछ इलीगल इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और मैं वहीं पर देखने के लिए आ गया था। इनकी बातें होती है तो कीर्ति को टॉयलेट आती है, तो रामना और कीर्ति ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुधा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। दोस्तों उस कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। किसी के चलते हुए जैसे ही ऊपर आकर देखती है तो वहां पर रामना और कीर्ति की लाश दिखाई देती है। दोनों रस्सी से लटक रहे होते हैं। ये देखकर सुधा काफी जोरों से चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है। सुधा की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी ऊपर आ जाते हैं। उसी समय सुधा को चक्कर आता है और वह वेदा उसे किसी भी तरह संभालती है और एंडी सभी से कहता है कि यह कौन है जो एक एक करके सभी को मार रहा है। इस दुनिया में तो कोई सारे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, पर इसने सिर्फ हमें ही क्यों बुलाया। ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद एंडी सभी से कहता है कि आप सभी मुझे बताओ कि आपने क्या क्राइम किया है, देखते हैं हम सब में कॉमन क्या है। इसलिए वेदा सबसे पहले अपनी स्टोरी बताती है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से पहले एक बैंक में काम करती थी। उसी वक्त सेल्वी नाम की एक लड़की जो कि कैशियर के पोस्ट पर हमारे बैंक में न्यूली ज्वाइन हुई थी। कुछ ही दिनों में हम काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत थी। इसलिए मैंने सेल्वी से पैसे मांगते हुए कहा था कि मुझे दे दो तो मैं कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगी। पर अचानक से बैंक में अगले दिन इन्फेक्शन होने वाला था। बैंक में पैसे कम दिखने लगे थे की वजह से उन्होंने बिना कुछ सुने ही सेल्वी को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद सेल्वी यह बदनामी झेल नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली थी। एंड प्रभाकर से कहता है कि ये सब पर आप अपनी क्राइम स्टोरी बताओ। ऐसे दोस्तों कहने से पहले सोचता है कि तभी एडी कहता है कि ठीक है सर, पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर मैं वहीं पर मेरे फ्रेंड को गन से शूट कर दिया था। तो थैंक्स टू माई फादर जिन्होंने मुझे कैसे भी करके जेल से बाहर निकाला। आगे एफडी प्रभाकर दोस्तों फोर्स करता है तो अपनी स्टोरी बताने के लिए प्रभाकर बताता है कि एक दिन सागर नाम का लड़का मेरे पास एक कॉम्प्लेट लेकर आया था। जहां दोस्तों सागर एसआई से कहता है कि सर एक छोटा सा गांव है, तूफान आने की वजह से सब डूब गया। पिछले सालों में तूफान भी आया था पर उस गांव में कुछ नहीं हुआ। पर इस गांव पर जो गांव डूब गया था, असल में वह बात यह समुद्र और गांव के बीच में कुछ रेत थी और वही रेत इस गांव को तूफानों से बचा रही थी। पर इस कंपनी की रेत की स्मगलिंग करने लगी जिस वजह से रेत खत्म हो गया था और यही कारण है कि तूफान आने पर गांव पानी में डूब गया था। तो सर ये सब मन्ना नाम की कंपनी कर रही थी। साथ ही साथ इस स्कैम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल हैं। फिर दोस्तों साथ ही सारे इवेंट्स की फाइल प्रभाकर को देने लगता है। पर तभी प्रभाकर बाहर जाके ये सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल पर बताने लगता है कि सर मेरे पास एक लड़का आया था आपकी कंप्लेंट लेकर। मिनिस्टर उससे कहता है कि देखो तुम कोई भी दूध के धुले नहीं हो और वैसे भी ना तुम्हें 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, उस लड़के को रास्ते से हटा दो। उसके बाद प्रभाकर सागर को पुलिस स्टेशन में ही मार मार कर खत्म कर देता है और अपने कांस्टेबल से कहता है कि इसे एक्सीडेंट का केस लिखकर खत्म कर दो केस को, और ये लिख दो कि दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। फिर दोस्तों हमें प्रेजेंट में देखते हैं एंडी टेलर का कैंडल बुझा देता है, जिसके कुछ देर के बाद ही एफडी नृत्य करते हुए वैसे ही प्रभाकर के सामने आता है और एक शॉकिंग बात यहाँ पर रिवील होती है कि वह यहाँ पर कोई आदमी मरा नहीं होता, सभी जिंदा होते हैं। जिसके बाद सभी सामने आ जाते हैं। आगे सुधा प्रभाकर को मारते हुए पूछती है कि बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। दोस्तों यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि सुधा, वेदा, राजू, कुधा, रामाकृष्ण, रमना, कीर्ति और अशोक ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं और ये इन सभी के असली नाम भी नहीं होते। दोस्तों असल में ये सभी घर में सागर की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी सुधा को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई। जिस पर सुधा अपने बेटे को देखने के लिए मर्चरी में गई थी तो वह अपने बेटे के शरीर पर कई सारे निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे उसने इतना तो पता चल गया था कि उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, जरूर किसी ने उसको मारा है। और इसी मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को अस्थियां लेते हुए दिखाया गया था वो कोई और नहीं अशोक होता है। दोस्तों सागर का भाई, जिसके बाद उसकी माँ जी के मंदिर जाकर भगवान से सवाल करने लगती है
कि हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। इतना कह के वो मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सर पटकने लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो लगती है। तभी वहां पर एंटी आता है, जिसका असली नाम होता है विराजी। वह सागर की माँ को होश में लाता है और पूछता है कि माँ जी, आपको परेशानी क्या है। जिस पर वह उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह मेरे बेटे को मार मार कर एक्सीडेंट का केस बना दिया गया था, जबकि मेरे बेटे को तो ड्राइविंग भी नहीं आती थी। ये सब कुछ सुनने के बाद विराजी बताता है कि मेरी माँ को नाट्य काफी पसंद था, जो कि उन्होंने मुझे सिखाया था। वह अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं हर साल इस मंदिर में आके नाट्य करता हूँ, अपनी माँ की परंपरा को निभाते रहता हूँ। आप एक काम कीजिए, आपके बेटे का मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा। आपको इंसाफ दिलाने के बाद ही मैं अपना नाट्य पूरा करूंगा। जिसके बाद दोस्तों विराज जी सागर की माँ के साथ उनके घर पर जाता है और सभी फैमिली वालों को अपना नाम